नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी हुई एक बांग्ला कहानी का हिंदी रूपांतरण, भला बुरा। अविनाश घोषाल कुछ वर्ष और नौकरी कर सकते थे, लेकिन संभव नहीं हुआ। खबर आई कि इस बार भी उन्हें धत्ता बतलाकर कोई जूनियर मुंसिफ सब जज बन गया है। दूसरी बार की तरह इस बार भी अविनाश खामोश रहे। फर्क केवल इतना ही था कि इस बार उन्होंने डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ जल्द से जल्द मौका लेने की दरख्वास्त भेज दी। दरख्वास्त मंजूर होगी ही, इसमें उन्हें कोई शक नहीं था। अविनाश के काम करने की फुर्ती से सभी खुश थे। भद्र आचरण की प्रशंसा सभी करते थे। फिर भी उनकी यह दुर्गति हुई। इसके पीछे के गुप्त इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। उसे बतला दूं। उनकी नौकरी की शुरुआत में एक बार एक नौजवान आईएएस जिले का जज होकर दफ्तर का इंस्पेक्शन करने आया। छोटी सी बात को लेकर दोनों में पहले मतभेद हुआ और बाद में इसी ने एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया। लौटकर जज लगातार उसके कामों के छिद्रावेशन में लगे रहे, लेकिन छिद्र पाना सहज नहीं था। जज साहब इससे तनिक भी प्रसन्न नहीं हुए। तबादले का समय हो गया था। अविनाश दूसरे जिले में चले गए, लेकिन जज से मुलाकात करके नहीं गए। श्रद्धा निवेदन की प्रचलित रीति में उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई। इसके बाद कितने ही वर्ष बीत गए, बात को अविनाश भूल गए थे, मगर वह नहीं भूले थे। इसका प्रमाण मिला कुछ दिनों पहले। वह नौजवान जज अब हाईकोर्ट में आए हैं मुंसिफ वगैरह के विधाता बनकर। अविनाश सीनियर आदमी था, काम के लिए काफ़ी मशहूर था। उसकी उन्नति का पथ संपूर्ण रूप से बाधाहीन था। अचानक देखा गया कि उसकी जगह नीचे का आदमी सब जज हो गया है, और मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। एक एक करके और भी 3 व्यक्ति उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। जो लोग नहीं जानते वे कहेंगे कि ऐसा भी कहीं होता है। यह तो सरकारी नौकरी है, और उस पर इतनी बड़ी नौकरी। यह क्या काजियों का जमाना है? लेकिन अनुभवी कहेंगे कि उससे भी अधिक ज्यादतियां होती हैं। अतएव अविनाश मन ही मन समझ गया कि अब इससे छुटकारा नहीं है। आत्मसम्मान और नौकरी, इन 2 नामों पर पैर नहीं रखा जा सकता। दोनों में से एक को चुनना ही होगा। उसी बात को इस बार उन्होंने पूरा किया। परिवार में अविनाश की भार्या आलोक लता, आइए फेल पुत्र हिमांशु और कन्या शाश्वती, यही 3 प्राणी। नौकर नौकरानियों की संख्या इतनी कि अनगिनत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस दिन अविनाश अदालत से प्रसन्नचित्त लौटे। यथा नियम कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर जलपान करने के लिए बैठते हुए बोले, जाने दो, इतने दिनों के बाद आज़ादी मिली छोटी बहू। सरकारी समाचार न आने पर भी हाईकोर्ट के एक मित्र का तार मिला है कि मेरी जेल की मियाद समाप्त हो चली है। अधिक देर करना ठीक नहीं होगा। विलंब नहीं होगा, इस बात को खुद ही जानता था। आलोक लता निकट ही कुर्सी पर बैठी सिलाई कर रही थी, और कन्या शाश्वती पिता के बगल में बैठी उन्हें पंखा झल रही थी। दोनों सुनकर चौंक उठी। स्त्री ने प्रश्न किया, इसका मतलब? अविनाश ने कहा, संभवतः सुना होगा कि कोई गोविंद पद बाबू इस बार भी मुझे पीछे छोड़कर 6 महीने के लिए छोटे जज हो गए हैं। साहब के हाई कोर्ट में आने के बाद से पिछले 3 वर्षों से यही होता आ रहा है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सोचा था कि अपने अन्याय को किसी दिन वह खुद ही समझेंगे, लेकिन देखा ऐसा नहीं होने वाला। कम से कम उस आदमी के रहते तक तो नहीं। अविचार को कितने दिनों तक सहता रहा, लेकिन सहन करने से मनुष्यत्व नहीं रहेगा। कल शाम को सदराला के यहाँ घूमने जाकर आलोक लता इसी बात का आभास इशारे से सुनकर आई थी, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आया था, और इस समय भी नहीं समझ पाई। बोली, तदबीर तगादे के बगैर आज के ज़माने में कौन सी बात होती है? मनुष्यत्व कायम रखने के लिए क्या किया है, सुनो तो जरा। अविनाश ने कहा, तदबीर तगादा नहीं किया जाता, मगर जो कर सकता था उसे जरूर ही किया है। आलोक लता पति के मुंह की ओर देखती रही। अभी तक तात्पर्य उनकी समझ में नहीं आया। वह डर गई और बोली, सुनो भी तो, क्या किया है, बताओ भी तो सही। अविनाश ने कहा, वह है काम से इस्तीफा देना, और इस्तीफा दे भी दिया है। आलोक लता के हाथ से सिलाई का सामान जमीन पर गिर पड़ा। वजाहत की भांति कुछ देर तक खामोश रहकर बोली, क्या कह रहे हो?
इतने प्राणियों को भूखा मारने का संकल्प किया है क्या? काम छोड़ा तो तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूंगी। अविनाश चुप बैठे रहे, कोई जवाब न दिया। दरख्वास्त अगर दे ही दी है तो वचन दो कि कल वापस ले लोगे। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम तो जानती हो छोटी बहू कि मैं इसकी कामना नहीं करता। तुम पत्नी होकर अगर पति की मर्यादा को इस तरह से समाप्त कर सकती हो तो लोगों के सामने मैं मस्तक कैसे ऊंचा कर सकूंगा? बात अविनाश के मुंह में अचानक रुद्ध हो गई, पर खत्म नहीं हुई। आलोक लता ने कहा, तो क्या कहते हो? जवाब में एक कठोर बात उनकी जबान पर आई थी, मगर इस बार भी वह उसे नहीं बोल पाए। लड़की ने बाधा डाली। अब तक वह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब उससे नहीं रहा गया। बोली, नहीं पिताजी, इस समय माँ में सोचने विचारने की ताकत नहीं है। तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। लड़की की हिमाकत देखकर माँ कुछ पहले हतबुद्धि सी हो गई। दूसरे ही पल बड़े जोरों की फटकार लगाकर बोली, शाश्वती, जा यहाँ से चली जा, मैं कहती हूँ। लड़की बोली, अगर चला ही जाना पड़ता है तो पिताजी को साथ लेकर जाऊंगी माँ, तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या कहा? कहा कि तुम्हारे पास उन्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो पिताजी, हम जरा नदी के किनारे घूम आए। शाम के पश्चात मैं खुद तुम्हारा खाना बना दूंगी। इस समय खाना रहने दो, उठो चलो। यह कहकर उसने उनका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। दोनों सचमुच ही चले जा रहे हैं, देखकर आलोक लता ने अपने आप को कुछ संभाल कर कहा, जरा रुको, सचमुच ही क्या एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे नौकरी छोड़ देने पर तुम्हारे परिवार के इतने प्राणी क्या खाएंगे? अविनाश ने जवाब देना चाहा, मगर इस बार भी लड़की ने रुकावट डाल दी। वह बोली, खाने की क्या सचमुच ही तुम्हें बहुत फिक्र हो गई है माँ? लेकिन रोना तो नहीं चाहिए। नौकरी छोड़ने पर भी पिताजी को पेंशन मिलेगी, वह भी कोई 300 रुपये से कम होगी क्या? बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपये तनख्वाह पाते हैं। खाने वाले उनके यहाँ भी 9-10 हैं। कितनी बार देख कर आई हूँ, उनके यहाँ का खाना हमारे यहाँ से बुरा नहीं होता। उनका चल रहा है तो क्या हम 3-4 जनों का खाना पहनना नहीं चल सकेगा? माँ के धीरज का बांध टूट गया। कटु व्यंग के स्वर में चिल्ला उठी, जा भाग मेरी नजरों के सामने से। जब अपना परिवार बसाना तब गृहस्थी पना दिखाना। मेरी गृहस्थी में दखल दिया तो तुझे घर के बाहर निकाल कर खड़ा कर दूंगी। लड़की ने जरा हंसकर कहा, अच्छी बात है माँ, वही करो। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चली जाऊंगी। तुम और भैया पिताजी के पेंशन के सारे रुपए लेकर जो चाहो करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके वृद्ध पिताजी का खर्च चला लूंगी। माँ आगे कुछ नहीं बोली। देखते देखते उनकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। लड़की ने पिताजी का हाथ किंचित दबाकर कहा, चलो पिताजी, चलें, शाम हो जाएगी। अविनाश के पग बढ़ाते ही आलोक लता आंचल से आंखें पोंछकर रुंधे गले से बोली, जरा रुको तो, यह तुम्हारी कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है? क्या इसमें फेरबदल नहीं हो सकता? अविनाश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मैं तुम्हारी स्त्री हूं, तुम्हारे सुख दुख की साथीन हूं। अविनाश बाधा देकर बोले, अगर यह सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा मिला है, अब मेरे दुखों का हिस्सा लो। आलोक लता ने कहा, मैं तैयार हूं, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए भी इतने रुपए काफ़ी नहीं है, तो पेंशन के थोड़े से रुपयों से काम कैसे चलेगा? अविनाश बोले, इज्जत आबरू का मतलब अगर तुमने अमीरी ठाठ समझ रखा है तो तुमने गलत समझ रखा है। लेकिन तुम्हारी लड़की 19-20 की हो गई है, उसकी शादी कब करोगे? माँ की समस्या का समाधान शाश्वती ने किया। बोली, माँ, मेरी शादी के लिए तुम चिंता न करो। अगर सोचना ही चाहती हो तो सोचो कि संजीव बाबू ने 2 बेटियों का ब्याह कैसे किया। जवाब सुनकर माँ का धीरज फिर टूटा। सजल आंखें दृप्त हो उठी। रुंधे गले का स्वर पंचम पर पहुंच गया और बोली, शाश्वती मोहजली, मेरी नजरों के सामने से अब हट क्यों नहीं जाती? जा, हट जा, मैं कह देती हूँ। जाती हूँ माँ, चलो ना पिताजी।
बगल वाले कमरे में हिमांशु कविता करने में लगा हुआ था। आइए परीक्षा के तीसरे प्रयास में अब भी कुछ देर है। उसकी कविताएं वातायन पत्रिका में छपती है। दूसरी कोई पत्रिका उनकी कविता नहीं लेती। वातायन संपादक उत्साहित करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, हिमांशु, आपकी कविता अच्छी बन पड़ी है, अगली बार एक कविता और भेजें। कुछ छोटी और साथ ही शाश्वती देवी की एक रचना भी अवश्य भेजें। नहीं जानता वातायन संपादक सच लिखते हैं या मजाक करते हैं, या उनके मन में कोई दूसरी ही बात है। शाश्वती देखकर हंसती हुई कहती है, भैया यह चिट्ठी दोस्तों को दिखाते न फिरना। क्यों, बतला तो। नहीं, यूं ही कह रही हूं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा थोड़े ही लगता है। कविता भेजने के पहले बहन को पढ़ाने के बहाने अपनी गलतियों को वह सुधार लेता है। संशोधन की मात्रा कुछ अधिक हो जाने पर शर्मा कर कहता है, तेरी तरह मैंने तो पिताजी से संस्कृत, व्याकरण, काव्य, साहित्य इत्यादि नहीं पढ़ा, मेरा क्या दोष है। लेकिन शाश्वती तू जान ले, यह भी कुछ कम नहीं है। 10 रुपये महीना पर एक पंडित रख लेने से सब कुछ बन जाता है। कविता का यथार्थ कल्पना में, भाव में, उसकी अभिव्यंजना में है। वहां तेरे मुग्ध बोध के बाप की क्या मजाल की बाधा पहुंचाए। यह बात बिल्कुल सच है भैया। हिमांशु की कलम की नोक पर एक अच्छी सी तुक आ गई थी, लेकिन मां के कठोर आवाज ने सब कुछ छितरा दिया। कलम रखकर बगल वाले दरवाजे को ठेल कर इस कमरे में पैर रखते ही मां चिल्ला उठी, जानता है हिमांशु, कितना बड़ा सत्यानाश हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नहीं तो उनका मनुष्यत्व खत्म हो रहा था। जानता है क्यों? इसीलिए कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी सब जज बन गया है। वे नहीं हो सके। मैं साफ कह देती हूँ, यह डाह के अलावा और कुछ नहीं है, निरा डाह। हिमांशु ने अचरज से आंखें फाड़ कर कहा, तुम यह क्या कह रही हो माँ? नौकरी छोड़ दी? व्हाट नॉनसेंस। अविनाश का मुंह पीला जर्द पड़ गया। दांतों तले होठ चबाकर वह चुप खड़े रहे। आसन्न संध्या की मलिन छाया में उनका चेहरा अनोखा लग रहा था। शाश्वती पागलों की तरह चिल्ला उठी, उफ, संसार में धृष्टता की कोई सीमा भी है। तुम चलो, जल्दी चलो, नहीं तो मैं सिर पीट कर मर जाऊंगी। कहकर अर्ध अचेत पिता को लेकर वह घर से बाहर चली गई। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।